एवरीवन, आज की क्लास में भी चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को ही मैं आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, वीडियोस को आप देख लीजिएगा बेटर तरीके से उसको समझने के लिए। आज की क्लास में मैं आपको फेजेस एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, किसके फेजेस? जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं उनके फेजेस में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन के पहले आप थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि फेजेस आपको किस तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं उनमें आपस में वेरिएशंस होते हैं। ये बात आपको समझाई थी मैंने प्रीवियस क्लासेस में, और ये आपको पता भी है कि डिफरेंसेस अगर होना है ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो उनके अंदर क्या होना चाहिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, तभी जितने भी ह्यूमन बींग्स, अगर हम एक ही स्पीशीज के सारे ऑर्गेनिजम्स को उठा के देखते हैं, जैसे हमने सारे ह्यूमंस को उठा के यहाँ पे देखा, अगर आप सारे ह्यूमन बींग्स को देखते हैं तो इनके बीच में भी क्या है? डिफरेंसेस हैं, वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तभी आप एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा ह्यूमन बीइंग कौन सा है, आप उसको नेम से पहचानते हैं। बहुत सारे फीचर से आप उसको क्या करते हैं? वहां पे रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कौन सा टर्म निकल के आपके सामने आता है? दैट इज वेरिएशन। क्या निकल के सामने आता है? वेरिएशन। ठीक है, तो वेरिएशन का क्या मतलब होता है? वेरिएशन की अगर आप डेफिनेशन देखते हैं तो वेरिएशन का मतलब है डिफरेंसेस अमंग द individuals of the same species। ठीक है, अब देखिए, स्टूडेंट से जब इसकी डेफिनेशन के बारे में पूछा जाता है, अगर आप वहां पे ऐसा लिखते हैं सिमिलर टाइप के जितने भी स्पीशीज हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं हम उनको वेरिएशन बोलते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा बोलते हैं इस वर्ल्ड में जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स हैं, उन सब के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उनको वेरिएशन बोलेंगे, तब भी रॉन्ग हो जाएगा ये। ठीक है, ये सही कब होगा? जब आप सपोज कीजिए कि सिर्फ इंग्लिश में एक टर्म का यूज कर रहे हैं, देन तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, हमारे बीच में क्या है? वेरिएशन है। बट जैसे ही आप इसको जेनेटिक्स के अंदर लाना स्टार्ट करते हैं, जेनेटिक्स में सिर्फ एक ही डेफिनेशन है इसकी। क्या है वो? कि अगर, और अच्छे तरीके से समझिए इसको, अगर किसी जियोग्राफिकल एरिया में, अगर किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, ठीक है, यहाँ पे जितने भी सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, बट वो किसके हैं? सेम स्पीशीज के हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक दूसरी स्पीशीज भी बना दी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल वाले को स्पीशीज 1 बोल दिया, ठीक है, और सर्कल वाले को मैंने स्पीशीज 2 बोल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएशन का ये मतलब नहीं है कि आप 1 और 2 के बीच में डिफरेंसेस देखना स्टार्ट कर दे, नहीं। ठीक है, ये जितने भी ट्रायंगल है सब में मैंने यहाँ पे देखिए 1 फिल कर दिया आपको समझाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से। तो इसका ये मतलब है कि ये सब क्या है? 1 स्पीशीज है। ठीक है, और ये जो सेम स्पीशीज, मैंने सिमिलर नहीं लिखा है, सेम लिखा है, इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मैंने सिमिलर नहीं लिखा है, मैंने सेम लिखा है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि एक ही स्पीशीज के जितने भी इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे। ठीक है, तो आपको अब क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में ये बात समझ आ गई होगी कि वेरिएशन का क्या मतलब है। ठीक है, जब हम नीट के एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहां पे सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ, उसके ऑप्शंस बन जाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस में ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते। वहां पे क्या होगा? एक ऑप्शन में अगर आपको वहां पे लिखा हुआ है डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, दूसरा ऑप्शन आपको रॉन्ग ऑप्शन कैसे बन सकता है? डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द
सिमिलर काइंड्स ऑफ स्पीशीज, ये भी आपको सुनने में देखने में सही लगेगा वहां पे। थर्ड ऑप्शन में भी आपको वहां पे बन जाए डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच सर्वाइव इजिली इन लिविंग सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से करके बहुत सारे ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं, बट यहाँ पे इसकी डेफिनेशन करेक्ट कब होगी, जब आप वहां पे ऐसा समझते हैं एक ही स्पीशीज के जितने इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, तो ये जो वेरिएशन है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग व्हाट इज वेरिएशन। ठीक है, तो ये एक स्पीशीज को लेके मैंने ऐसा बोला है, बट इस पूरे डाइवर्स लिविंग सिस्टम में जब हम देखना स्टार्ट करते हैं, पूरे अर्थ के ऊपर जब हम देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इस पूरे अर्थ पे जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट क्या है, मैंने यहाँ पे प्लांट्स लिख दिया, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, अदर एनिमल्स में भी कुछ भी हो सकता है, कुछ फंजाई भी हो सकता है, यहाँ पे फंगस भी यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जब होंगे यहाँ पे प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, तो इनमें भी बहुत सारे टाइप के डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो डिफरेंसेस कैसे होते हैं, इनका वो डिफरेंसेस कैसा हो सकता है, इनकी मॉर्फोलॉजी में डिफरेंसेस हो सकते हैं। MORPHOLOGY मॉर्फोलॉजी लिखा है मैंने। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स। मतलब एक्सटर्नली आपको देखना है, आप वहां पे कोई मेहनत नहीं करने जा रहे हैं, आपको कोई ट्रांसफर सेक्शन नहीं करना है, आपको क्रॉस सेक्शन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है वहां पे। ठीक है, दैट इज मॉर्फोलॉजी। ठीक है, उनमें और कैसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनकी अनाटोमी में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। क्या हो सकता है, अनाटोमी का मतलब है यहाँ पे स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स। यहाँ पे आप इंटरनल फीचर्स देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देखना स्टार्ट करेंगे कि सबका वहां पे स्टमक किस टाइप का है, तो ये ऐसा तो है नहीं कि आपको बॉडी के बाहर से दिख जाएगा, अगर हम एनिमल्स की बात करें। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी आप लीफ के अगर पैटर्न्स को देखना स्टार्ट करते हैं तो बाहर से तो आप पहचान जाते हैं कि डाइकोट कौन सा है, मोनोकोट कौन सा है, बट उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में जब आप देखना स्टार्ट करते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, उसके लिए आपको वहां पे क्या करना पड़ता है, उसका क्रॉस सेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो जब आपको थोड़ी मेहनत करना पड़े, मतलब आप वहां पे क्रॉस सेक्शन भी कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी कर सकते हैं, कुछ भी करके जब आपको वहां पे देखना पड़े, दैट इज अनाटोमी। क्या है वो, अनाटोमी है, मतलब आप वहां पे इंटरनल फीचर की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उनकी फिजियोलॉजी में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनकी फिजियोलॉजी में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी मतलब आप जानते हैं, जैसे आप ही की बॉडी के अंदर फिजियोलॉजी में बहुत सारे सिस्टम्स मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका काम कर रहा है। ठीक है, और सब एक साथ साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर काम करना है तो वो बोलेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऐसा है, तुम कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाओ, मुझे अपने काम को कंप्लीट कर लेने दो, फिर तुम अपना काम स्टार्ट करना। ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या है, ये सब फिजियोलॉजिकल जितने भी सिस्टम्स हैं, जितनी एक्टिविटीज है, सब एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इन सब में डिफरेंसेस होते हैं, मॉर्फोलॉजी में भी होगा, अनाटोमी में भी होगा, फिजियोलॉजी में भी होगा, सब में डिफरेंसेस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे डिफरेंसेस है, मॉर्फोलॉजी में भी है, अनाटोमी में, फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो ये सब किसकी बात मैं आपको बता रही हूँ, वेरिएशन की, डिफरेंसेस की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये तो हमें पता है कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं उनमें बहुत सारे टाइप के डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट कैसे और किस तरीके से हो सकते हैं ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, बट इतना होने के बाद भी एक कॉमन सी चीज है जहां पे जो भी ऑर्गेनिजम्स
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, एक कॉमन फीचर को क्या करते हैं वहां पे शेयर करते हैं। ठीक है, वो क्या है, इनके लाइफ फेजेस हैं। क्या है वो, इनके लाइफ फेजेस हैं। ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लाइफ फेजेस का क्या मतलब मैं आपको बोल रही हूँ। लाइफ फेजेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सपोज कीजिए किसी ऑर्गेनिज्म का डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो पूरे लिविंग सिस्टम में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो यहां से लेके इसका एक पर्टिकुलर ग्रोथ फेज होता है। क्या होता है, ग्रोथ फेज होता है। ठीक है, अब ग्रोथ फेज अगर यहां तक है, ठीक है, मतलब कि मैंने यहां से लेके यहां तक का इसका ग्रोथ फेज बना दिया है। ठीक है, अब ये ग्रोथ फेज अगर प्लांट्स में है, अगर ये ग्रोथ फेज प्लांट्स में है तो हम इसको वेजिटेटिव फेज बोलेंगे। क्या बोला हमने, इसको वेजिटेटिव फेज बोल दिया। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर ये एनिमल्स में है, अगर ये एनिमल्स में है, ठीक है, तो वहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, जुवेनाइल फेज बोलेंगे। बहुत सिंपल तरीके से आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, बच्चों को अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो रही होती है कि ग्रोथ फेज भी बोला है हमने, जुवेनाइल फेज भी पढ़ने को मिल रहा है हमें, वेजिटेटिव फेज भी हमें पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, बट अब होता क्या है, इस ग्रोथ फेज का टर्मिनेशन कब माना जाएगा, क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पे। तो टर्मिनेशन इसका तब माना जाता है जहां से कोई प्लांट या एनिमल रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। सपोज कीजिए कि यहां से रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है और यहाँ वो मैकेनिज्म उसकी बॉडी में सीज कर जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, मतलब ये यहां से लेके यहां तक का ड्यूरेशन है। ठीक है, दैट इज, ये क्या हो जाएगा आपका रिप्रोडक्टिव फेज। क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, और नेचर में जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा फेज माना जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज को माना जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये रिप्रोडक्टिव फेज सपोज कीजिए टर्मिनेट कर गया, जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज सीज कर गया, मतलब अब वो ऑर्गेनिज्म कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, जिसको आप ओल्ड एज बोलते हैं ह्यूमन बींग्स में। बात समझ आ रही है आपको। तो इसका ये मतलब है कि टर्मिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज यहाँ पे किस लाइन को स्टार्ट कर रहा है, अब जाके ये पॉइंट क्या हो गया, लास्ट वाला, टिल डेथ। टिल डेथ, यहाँ पे अगर आप डेथ लिख रहे हैं, ठीक है, टिल डेथ तक का जो फेज है दैट इज सेनेसेंट फेज। क्या हो गया वो, सेनेसेंट फेज हो गया। ठीक है, मतलब नेचर के लिए, नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सेनेसेंट फेज का नेचर कुछ भी यूज नहीं कर सकता। नेचर के लिए ये सेनेसेंट फेज अब क्या है, किसी यूज का नहीं है। मतलब नेचर में सेनेसेंट फेज के ड्यूरेशन में कोई ऑर्गेनिज्म हो या फिर प्लांट हो, वो नेचर को अपने ही जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म बना के वहां पे नहीं दे सकता है। बात समझ आ रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको क्या बोल दिया है, सेनेसेंट फेज बोल दिया है। क्या बोल दिया हमने इसको, सेनेसेंट फेज बोल दिया। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में ये बात समझ आ गई होगी। ग्रोथ फेज मतलब जब तक रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट नहीं होता है तब तक क्या है, वो ग्रोथ फेज है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज की अगर हम बात करते हैं तो जहां से
प्लांट हो या एनिमल हो, वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा और जब तक वो रिप्रोडक्शन कर सकता है तब तक का फेज क्या कहलाएगा, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज कहलाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन सीज होने के बाद का फेज क्या कहलाता है, सेनेसेंट फेज कहलाता है, टिल डेथ तक का। ठीक है, और यही ग्रोथ फेज जो है इसकी जब हम बात करते हैं तो प्लांट्स में ये वेजिटेटिव फेज कहलाता है और एनिमल्स में ये जुवेनाइल फेज कहलाता है। ठीक है, एनिमल्स में क्या कहलाता है, ये जुवेनाइल फेज कहलाता है। अब एक चीज आप और अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अब ग्रोथ फेज सब में सेम नहीं होगा, सब में सिमिलर नहीं होगा। अब कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसका खुद का ही लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, लाइफ स्पैन मतलब यहाँ बर्थ से लेके डेथ तक का पूरा, बीच में हम कोई जिक्र नहीं कर रहे, कोई यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं बता रही क्या जुवेनाइल फेज होता है, क्या ग्रोथ फेज होता है, क्या रिप्रोडक्टिव फेज होता है और क्या सेनेसेंट फेज होता है, कुछ नहीं, सिर्फ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका खुद का ही लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है तो उसमें कैसे हम बोले कि उसका ग्रोथ फेज भी उतना ही होगा जितना कि किसी बनियन ट्री का है, वहां पे तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि ग्रोथ फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हर ऑर्गेनिज्म और प्लांट में होता है, बट यहाँ पे भी एक क्राइटेरिया क्या है, ये सब में सेम नहीं होगा। अगर आप अपने दिमाग में ऐसा सोच लीजिएगा कि अच्छा मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स होते हैं उनमें ये 3 फेजेस कॉमन होते हैं, तो आप समझिएगा कॉमन मैंने कैसे बोला है, कॉमन का मतलब ये 3 होते ही है, होंगे ही, बट इनके ड्यूरेशन के बीच में वेरिएशंस हो सकते हैं, कोई कम हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से उनमें क्या होगा, वेरिएशंस होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का भी ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।